बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। मेरी तरह आपकी तबीयत ख़राब नहीं है। आजकल चूँकि मौसम बदल रहा है जी, हर जानिब से कुछ शिकायत आ रही है और मैं चूँकि खुद इसका शिकार हूँ, इसलिए अब मैं थोड़ा सा फील कर सकता हूँ कि इस बदलते मौसम के साथ बहुत सारे लोग पेट की बीमारियों का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। और शायद मौसम की तब्दीली की वजह से है या हम पानी ऐसा पी रहे हैं, कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से मालूम पानी का इस्तेमाल हमारा इंटेक कम है, फिर सेकेंडली वेदर ऐसा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं। स्टमक इशू जिस तरह से भी इमरान बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि कुछ खाने पीने में बदएहतियाती भी हमारे हो जाती है, तो लिहाजा जो लोग बीमार हैं गेट वेल सून। भाई आजकल बहुत एहतियात करें, बच्चे भी करें लेकिन बड़े भी करें, चूँकि आपकी ज़रा सी बेहतियाती जो है, ख़ासतौर पे जो बाहर से खाना है या फिर खाने में बेहतियाती है, खाकर सो जाना है या फिर बेवक्त खाना है, ये भी कह सकते हैं, उससे आपकी सेहत काफ़ी ख़राब हो सकती है। सो मैं चूँकि इसका शिकार हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं ये मैसेज ज़रूर दूँ अपने देखने वालों को। उसके साथ साथ हम मुसलसल अमला बात करें सैलाब के हवाले से। और पहले तो हम अपील कर रहे थे सामान के लिए, लोगों की मदद के लिए, लेकिन अब कुछ वही खबरें जो आपको याद होगा 2005 के ज़लज़ले के बाद आना शुरू हुई थी। इतनी कोई अफसोसनाक ये खबरें हैं। हमने पिछले एक दो दिन पहले सुना कि जी इस्लामाबाद में इमदादी जो कैंप लगाया गया था उसको लूट लिया। हाँ जी, उसको लूट लिया गया। वहाँ पे डाकुओं ने, इनफैक्ट जो रज़ाकार थे उनकी मोटरसाइकिल्स, उनका सामान भी लेकर चले गए। मतलब बहैसियत कौम हम ये क्या हरकतें कर रहे हैं और ये हम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ तो हमारा मुल्क इतने बड़े डिजास्टर का शिकार हुआ हुआ है, दूसरी जानिब जहाँ पर हमें हेल्प करनी चाहिए अपनी तमाम तर चीज़ों को भुला के, पीछे छोड़ के वहाँ इस तरह के वाक़े। तो अब जो सैलाब ज़दगान के लिए ट्रक्स या दीगर चीज़ें वहाँ पे जाती हैं इलाकों में, उनको भी लूट लिया जाता है। अल्लाह रसूल का हम नाम तो लेते हैं, लेकिन हमारी अमली ज़िंदगी में न कहीं अल्लाह का खौफ नज़र आता है, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का अक्स नज़र आता है। बजाय इसके कि हम इस वक्त अपना तन मन धन उन लोगों के लिए लगा दें जो इस वक्त बेसरो सामान हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, न सिर्फ हम इस वक्त अपना सब कुछ उनके लिए लुटा दें, वक्फ कर दें, अंसारे मदीना जैसी मिसाल कायम करें जैसे की गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मौके पर। हम कैसी मिसालें कायम करें जी? हम उन गरीबों, मिस्कीनों, बेचारों का, बेघर लोगों का सामान लूट रहे हैं। हम आप कितना अरसा खा लेंगे ये जो लोग लूट के लेके जा रहे हैं? वी डोंट नो वेदर दे आर वाचिंग अस और नॉट, लेकिन इससे बदतरीन कोई मिसाल किसी कौम की नहीं हो सकती है। और ये हम सब वाकई खौफ खुदा नहीं है हमारे अंदर, या हम लोगों को एहसास नाम की तो वैसे कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आती, लेकिन खुदादार इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करें। ये वो मरहला या वो फेज़ नहीं है जिसमें आप इस तरह के अपनी हरकत से दुनिया भर से, जहाँ हम इमदाद के लिए बात करें और दुनिया भर में लोग हमारी मदद के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आपके मुल्क के अंदर कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है। अगर आपको भी नज़र आ जाए तो बड़ी मेहरबानी है। हम तो ये अपील ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने खबरें सुनी हैं या हम सुन रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। अच्छा, इसमें जो अपील हम कर सकते हैं, इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर सैलाब और बड़ी खबर की जानिब बढ़ें, जो भी मकामी लोग हैं वो तहफ़्फ़ुज़ दें उन इमदाद करने वालों को जो कि इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं या इमदादी सामान लेके जा रहे हैं। मकामी लोगों की बहुत जिम्मेदारी है कि आप तहफ़्फ़ुज़ करें उन तमाम काफिलों को, ताकि ये सामान ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। अल्लाह उनका हामी नासिर। इस दुआ के साथ अब बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज की बड़ी खबर। बिल्कुल बड़ी खबर में बात होगी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ साथ आलमी बरादरी और इदारे भी मुतहरिक हो चुके हैं। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की समेत कई दोस्त मुल्कों की जानिब से इमदादी सामान पहुंचना शुरू हो गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान समेत कई मुल्कों ने माली इमदाद का भी ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए $16 करोड़ की हंगामी इमदाद की अपील कर दी है। क्या आलमी बरादरी की इमदाद जो है सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए काफ़ी होगी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम के हवाले से भी बात करें तो वो भी बहाल हो चुका है। बिल्कुल जी, फाइनली IMF प्रोग्राम बहाल हो गया है। बदहाल मईशत को आर्जी और वक्ती सहारा तो मिल गया, ऑक्सीजन मास्क मिल गया, लेकिन सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ कर दी। हम एक मुसीबत से निकलते हैं, एक मुसीबत में पड़ जाते हैं, पता नहीं हो क्या रहा है हमारे साथ। इब्तदाई अंदाजे ये कहते हैं कि सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए $10 अरब, $10
10 बिलियन US डॉलर्स चाहिए होंगे। ये इब्तदाई तखमीना है, पानी उतरने पर मजीद नुकसानात का तखमीना पता चलेगा। सैलाब से ज़रई लाइफ स्टॉक शोबे में शदीद किस्म का नुकसान हुआ है, अभी भी ये सिलसिला जारी है। कपास हो, मकई, चावल, गन्ना, दाल, टमाटर, प्याज, कई बड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो गई हैं, खेत उजड़ गए हैं। ज़री शोबे की अगर हम बात करें तो सिर्फ ज़री शोबे के अंदर 536 अरब रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, जिसमें सब्जियां, फल अभी मजीद महंगे होने का खदशा मौजूद है, ग़िज़ाई किल्लत का खदशा मौजूद है। जो हफ्तावार महंगाई की शरह है ये पहले ही तारीख की बुलंद तरीन 45% पर पहुंच चुकी है। बिजली के बिल आवाम पर बिजली ढा रहे हैं। इस सूरत हाल में IMF का जो कर्ज है ये कितना सूदमंद साबित होगा, माशी ज़रूरियात कितना पूरी होंगी, कितना कारगर साबित होगा और आवाम को किस हद तक रिलीफ मिलेगा। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव टू फाइंड देयर आंसर्स फॉर। बिल्कुल, इसी हवाले से डॉक्टर खाकान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान, आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। अक़वाम में अभी हम सबसे पहले तो सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से जो ऐलान हुए हैं उस पर बात कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, आलमी बरादरी की जानिब से इमदाद के हवाले से ऐलानात तो किए गए हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर डॉक्टर खाकान ये तबाही हुई है, मईशत को नुकसान पहुँचा है, ऑब्वियसली ये इमदाद हमें बहुत हेल्पफुल तो होगी, लेकिन आपको लगता है कि ये काफ़ी होगी दोबारा से हमें एक ट्रैक पे आने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू माय वेरी फेवरेट मॉर्निंग शो। देखें, अब इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारे लिए तो ये वक्त ऑलरेडी बहुत मुश्किल था। हमारे पास जो अपने रिजर्व्स की उसकी पोजीशन थी वो 7.8 बिलियन डॉलर थी, जो कि ख़ुद ही एक बड़े लो रिजर्व्स थे। तो हमारे पास पैसे थे जिसको हम सर्व कर सकें लोगों पे और सप्लाईज इंश्योर कर सकते। ऑलरेडी एक शॉर्टफॉल था हमारे पास, कॉटन का भी और वीट का भी, लेंटिल्स भी हम बाहर से मंगाते थे। उस पे अब हमारा जो इमीडिएट जो एक मास स्केल पे पाकिस्तान में इशू है वो ये है कि हमारी अनियंस की क्रॉप, हमारी टमेटोज़ की क्रॉप, हमारी कॉटन की क्रॉप और ग्रीन्स जो हैं बहुत से ये डिस्टर्ब हो गए हैं और इनकी प्राइसेस में एक स्पाइक आया है। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ पाकिस्तान जो अफेक्ट हो रहा है। सो हमें एक तो अब इंश्योर करना है कि हमारे पास एक इतने वाफिर पैसे आ जाएं जिनको हम खर्च कर सकें, और मेरा ख्याल है 3 जगह से हमें इंपोर्ट करनी है चीज़ें। अगर हम इंडिया से, चूँकि आप इंडिया में अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस वागा, इट इज़ ईजियर टू डू। सो हम अगर उधर से कुछ मंगवा सकें, हम अफगानिस्तान से मंगवा सकें, हम ईरान से मंगवा सकें। सो रीजनल ट्रेड, आई हैव ऑलवेज सेड, इज लाइक अ पब्लिक गुड। एक होते हैं ना प्राइवेट गुड्स, एक होते हैं जब आप पब्लिक गुड से मतलब है कि आप एक अच्छा काम करते हैं, उसका सारा जो बेनिफिट है वो सारे लोगों पर जाता है। सो इट्स लाइक अ पब्लिक गुड इन इकोनॉमिक्स। सो हमें इसको यूज करना है सो दैट ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं जिससे पूरा पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है ये हम कंट्रोल कर सकें। नंबर 2, देखें अब जो एफर्ट है वो इस वक्त तो रेस्क्यू एंड रिलीफ का है। हमें टेंट्स चाहिए, पानी चाहिए, हमें इन लोगों को वहाँ लेकर जाना है जहाँ पर ये सैलाब और पानी से निकल कर किसी ऐसी ज़मीन पर हो जहाँ पे वो रेस्क्यू हो जाए। उसके लिए हुकूमत ने, अगर आपके साथ मैं ये शेयर करूँ, 100 अरब से ऊपर की एक रकम ECC ने अलाउ की है। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हमारा है, जिसकी मैंने हमेशा तारीफ की है, और उसके जरिए उन लोगों तक, हर घराने तक 25,000 रुपए पहुंचाने के लिए। सो एक ये फिस्कल स्पेस यानी कि एक मालियाती स्पेस क्रिएट की गई है। नंबर 2 हम ये कर रहे हैं। नंबर 3 ये है कि अब हमें रकमें चाहिए बाहर से। सो वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन रीप्लेज किए हैं। ये नई रकम नहीं है, ये वो रकम है जो हमारे पास मौजूद थी। लेट्स से कि हम यूज कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो रीपर्पस कर दी गई है और वो हम सैलाब के लिए यूज कर सकते हैं। आपको पता है UN में एक अपील हुई है, उससे एक $165 मिलियन के करीब रकम है जो कि क्रिएट की गई है। सो ये वो रकूम है जो अभी तक हम बाहर से मस्टर कर पाए हैं। ये हमें करते जाना है बिकॉज हमें फॉरेन एक्सचेंज यूज करना है टू इम्पोर्ट, सो दैट हम सप्लीमेंट कर सकें ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, अनियंस, टमेटोज और फिर ऑब्वियसली कॉटन। और फिर हमें इंश्योर करना है कि हम हर किसान तक पहुंच सकें थ्रू द टारगेटेड सब्सिडी के वीट की जो सोइंग होनी है वो डिस्टर्ब ना हो। ये बहुत ज़रूरी है।
अगर वीट की सोइंग डिस्टर्ब हो गई तो हमारा पूरा अगला सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। होपफुली सितंबर के एंड तक ये फ्लड्स रिसीड कर जाएंगे और अक्टूबर नवंबर में जब इस वीट की सोइंग शुरू होगी तो हमें उन तक पहुंचना है। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया है, पर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम पे कहा है कि आईएमएफ नेसेसरी है अगर हमने जो डॉलर का जो सप्लाई का क्रंच है उसमें से निकलना है। अल्लाह करेगा कि 1.17 बिलियन डॉलर हमें जल्दी आ जाएंगे हमारी किटी में, पर इसके साथ साथ जो हमारे बायलैटरल पार्टनर्स हैं जिनको हम कहते हैं GIZ है, FDCO है, ये यूके का है, वो जर्मन है, इनको अप्रोच करना है, हमें INGOs को अप्रोच करना है। ये याद रखें कि जब लास्ट फ्लड रिलीफ में काम हुआ था तो INGOs ने बहुत बड़ा काम किया था। इनके पास एक्सपर्टीज भी हैं और पैसे भी हैं, पर अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सी INGOs पाकिस्तान से चली गई हैं। हमें इनको वापस लाना है। ये भी इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है और हमें इन पे लीन करना है कि आपने ये काम करना है आकर पाकिस्तान में, क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन डिस्टर्ब्ड है, which is a large chunk of Pakistan's population. सिंध, बलोचिस्तान और KPK का कुछ इलाका अफेक्टेड है, सो वास्ट एरिया, वास्ट पॉपुलेशन अफेक्टेड है। हमारी NDMA, PDMA, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, नेवी काम कर रहे हैं जरूर, बट उनकी एक्सपर्टीज जो है हमें यूज करनी। अच्छा, ये है ओवरऑल। रोहन, एक बहुत प्रॉब्लम रहा है हमारे यहाँ, कुछ ऐसे सवाल उठ जाते हैं ना जब इमदाद आती है बैनुल अक़वामी तौर पर कि जी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होती, फिर कुछ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं वो ऐसी स्टोरीज छाप देते हैं जिनकी वजह से अगरचे के बाद में उसका तासुर ज़ायल करने के लिए काउंटर स्टोरीज या काउंटर एफर्ट्स भी की जाती है, लेकिन वो इम्पैक्ट करती हैं ऐसी एफर्ट्स को कि जी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को इमदाद देती है वो क्या सही जगह पर लगती है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त दूसरी बहुत बड़ी तकसीम जिस पे मैं चाहूँगा आप पहले एड्रेस करें वो विफाक और सूबों की तकसीम है। सूबों में चूँकि अपने अपने सियासी नज़रियात हैं, सूबों में अलग सियासी जमातें हैं और विफाक में अलग सियासी जमातें हैं जिनकी हुकूमत है, तो ये फुकदान इस वक्त आपके ख्याल में किस हद तक हर्ट कर रहा है उन रिलीफ एफर्ट्स को और मदद नहीं मिल रही उन सैलाब ज़दगान को जिनको हतमी तौर पर मिलनी चाहिए, इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं जो सूबाई और विफाकी हुकूमत के दरमियान फासले हैं, खासतौर पर KP और पंजाब के हवाले से? कभी भी इकोनॉमी को पॉलिटिकल इकोनॉमी से अलहदा नहीं किया जा सकता, और इसी ज़मन में वी आर होपफुल कि सिंध और फेडरेशन की जो कोऑर्डिनेशन है वो तो अच्छी होगी, बिकॉज PDM की गवर्नमेंट फेडरल पे है और सिंध जो है पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट है, सिंध में PPP की गवर्नमेंट है, सो आई एम होपिंग कि वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो तो फ्लॉलेस होगी और काम ठीक होगा। अब है पंजाब और KPK का, जहाँ पे हमने देखा है कि 2 गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो कि PTI की है, जो कि फेडरल में आप अपोजिशन पार्टी कंसिडर कर सकते हैं, बट वो भी खुद चाहेंगे कि हम बहुत काम कर सकें, सो वो भी आगे बढ़ के काम करेंगे। बट पॉलिटिकल लीडरशिप तो हम देखते हैं कि बेशक बयानात भी हों, पर आपकी याद रखें कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे एक इदारा है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं या जिसको ब्यूरोक्रेसी आम जबान में कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा एक कंटिन्यूटी रहती है उसमें, दे आर ऑलवेज देयर, इट्स एंड दे आर द सेम पीपल। कल वही लोग PTI के साथ थे, अब PDM के साथ हैं, कल आने वाली हुकूमत के साथ होंगे। सो व्हाट वन डज इज कि जो सारी ब्यूरोक्रेसी पंजाब की है वो कोऑर्डिनेट कर रही होती है NDMA के साथ, और उनका एफर्ट फ्लॉलेस होता है बिकॉज वो तो पिछले 20-25 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। सो आई एम होपिंग कि वहां पे जो कोऑर्डिनेशन है वहां पे फुकदान नहीं होगा, और PDMA और NDMA एटलीस्ट आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, और डिस्ट्रिक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा कि वो इस काम को कैसे करते हैं। एंड देन इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रस्ट वाला जो पॉइंट है उस पे जी, उसमें देखें, ये तो एक पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं, ये तो एक वाइडर डिबेट है, और वाइडर डिबेट ये है कि मैं कल ही एक लेक्चर दे रहा था और मैंने पाकिस्तान के इंडिकेटर्स वहाँ पे डिस्कस किए, तो हमारे जितने इंस्टीट्यूशनल इंडिकेटर्स हैं वो जस्ट नाजरीन के लिए आसान समझने के लिए 100 अगर नंबर 1 कंट्री है कि जैसे अगर फिनलैंड के 100 के करीब हैं, स्विट्जरलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, बांग्लादेश वगैरह के राइज कर गए हैं, इंडिया के राइज कर गए हैं, हम 30
में है। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि वी आर 30% ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। जब दुनिया में ये देखा जाता है कि क्या पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी है, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी है, पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेसी है। सो अगर आप 30s में होंगे तो पहले ही जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो वेरी है इस चीज़ के कि हम उसमें देख लें, अपने करप्शन रेटिंग्स में देख लें। सो आप शुरू ही इस चीज़ से करते हैं। ये इंडिकेटर्स कुछ परसेप्शन पे बेस्ड हैं, सो मैं इनको 100% वेटेज नहीं देता। सो मैं हमेशा जब भी इंटरनेशनली पाकिस्तान का केस लड़ता हूं तो मैं ये बात करता हूं कि आप पाकिस्तान की जो एक्चुअल सिचुएशन है, इट इज नॉट वर्स देन द इंडिकेटर्स, इट इज बेटर देन व्हाट द इंडिकेटर्स आर शोइंग, बिकॉज जो करप्शन परसेप्शन है इज वर्स देन द एक्चुअल करप्शन इन पाकिस्तान। ये हमेशा याद रखिए। और ये एक सर्वे होता है, वो एक टाइम बेस्ड है, एक कोहॉर्ट पे बेस्ड है। एक तो हमने ये उनको कन्विंस करना है, पर इसमें फॉरेन ऑफिस का बहुत बड़ा रोल है, इसमें हमारी एम्बेसीज का बहुत बड़ा रोल है। सो हमें उनको एनर्जाइज करना है, और उनको जब आप एनर्जाइज करेंगे तो दे विल गो एंड से कि जी हमने ये सिस्टम्स बनाए हैं। अब आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी है जो कि सारे रिलीफ एफर्ट को कोऑर्डिनेट करेगी। सो लेट्स टेक दैट एज अ पॉजिटिव स्टेप एंड से इम्प्लीमेंटेशन फ्रेंड्स इज कोऑर्डिनेशन। मतलब आपने अपने स्टूडियो में अगर सब कुछ सेटल करना है, आपने लाइट्स भी सेटल करनी है, तो लेट्स से कि अब आप दोनों में से एक को ये टास्क दे दिया जाए, आप कोऑर्डिनेट करते चले जाएं, या आप दोनों की एक कमेटी या कोऑर्डिनेशन काउंसिल आपने इम्प्लीमेंट। सो आई एम होपिंग कि उससे कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी को तरबियत मिलेगी और कोई एतमाद बहाल भी होगा, और वो इंडिकेटर्स भी हमारे बेहतर तौर पे आएंगे। डॉक्टर खाकान, ऑब्वियसली आपने पहली बात की, जब हम IMF प्रोग्राम में आपने कहा कि हमारी मईशत के लिए जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये जो मामला दोबारा से हम कह लें कि इसको एक आस मिली है, लेकिन स्टिल हमने IMF प्रोग्राम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी शराइत भी हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो साथ साथ लेकर चलने हैं, जिसका हमें माजी में कुछ अच्छा तजर्बा नहीं रहा जब हमने उससे बैकआउट किया था, तो हमें IMF की तरफ से प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो अब आगे जाके, और अब जो हमारे मुल्क के अंदर एक सिचुएशन है, चाहे हम सैलाब को लेकर बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि IMF की जानिब से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी इन तमाम तर शराइत को लेकर जो हमने साथ साथ इनको इम्प्लीमेंट करना है? अर्मिला, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमें IMF से अब रीनिगोशिएट करना है अपने प्रोग्राम को। इट इज़ अनफॉर्चुनेट फर्स्ट कि हम फरवरी से अगस्त 29 तक ले आए इस प्रोग्राम में जाने को, 7वें रिव्यू की कंप्लीशन को, और अब 7वां और 8वां रिव्यू कंबाइन हुआ। सो रिजम्पशन में टाइम लगा। इस रिजम्पशन में जो वक्त लगा उससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए, हमारे रुपए की कदर कम हुई, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ी, बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं अपनी एनर्जी। ये याद रखिए, आपके जो एनर्जी बिल्स हैं, अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे SMS भेजा, उसने कहा मेरा 1 लाख रुपए का बिल आया है, हम सिर्फ 1 से 2 AC यूज कर। इसका इंपोर्टेड कंपोनेंट का एक बहुत बड़ा असर, रुपए की वैल्यू 230 रुपए पे जब आपके एनर्जी बिल्स डिटर्मिन हुए, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिटर्मिन हुई, और इसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो अर्मिला कह रही थी कि IMF में एक डिले हुआ उस वजह से। सो एक तो अब ये हो गया, अब हमें उनको जाके ये बताना है कि 2 फैसिलिटीज हैं उनके पास जो हमें यूज करनी है। जब कोविड हुआ पाकिस्तान में तो IMF ने उनकी एक फैसिलिटी है, उसको कहते हैं रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, RFI। उसमें $1.4 बिलियन उन्होंने हमें दिया बगैर किसी कंडीशनैलिटीज के। सो आप हमेशा बात करते हैं ना कि यार इतनी कंडीशनैलिटीज हैं, इतना कुछ मांग रहे हैं। दिस वाज विदाउट कंडीशनैलिटीज, हमें $1.4 बिलियन मिला। आई वुड बी रिक्वेस्टिंग द IMF फॉर $1 बिलियन अंडर RFI, सो दैट हमें थोड़ी सी तकवीयत मिले फंड्स की। और एक और हमें एडजस्टर लेने हैं। एडजस्टर से मतलब है कि हमें रूम क्रिएट करना है टू हेल्प द वल्नरेबल थ्रू द इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इस फ्लड सिचुएशन के बाद काफ़ी एक्सपैंड हो गया ये मौजू, और इस पर मजीद बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, वक्त लेकिन कम है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुख्तलिफ मौजूद पर बात की। इंशाल्लाह एक और नशिस्त में ज़रूर इस पर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त जो डॉक्टर साहब ने की कि IMF के साथ गवर्नमेंट को रीनिगोशिएट करना चाहिए, दोबारा से कॉन्वर्सेशन में जाना चाहिए, ताकि उन टर्म्स को रीनिगोशिएट किया जाए, और जो बर्डन एक प्रेशर बना है हमारी इकॉनमी पे, थोड़ा सा उसके अंदर कमी वाकई हो। इस पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक।
बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। बात करेंगे कुछ सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से ही। तो दरियाए सवात और काबुल के बाद आबी रेले दरियाए सिंध से गुजरे हैं और इस रेले ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। दादू समेत अंदरूनी सिंध के मुतअद्दिद जो देहात हैं और बस्तियां हैं वो पानी में डूब चुकी हैं और कई इलाकों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। जनूबी पंजाब के जिला खानपुर की अगर हम बात करें, उसके करीब 7.25 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और आइंदा 24 घंटों में तौंसा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हमारे तवस्सुत से ऑब्वियसली जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी उन इलाकों में या उनके कोई जानने वाला, कोई भी रिश्तेदार उन इलाकों में है, तो वो प्लीज़ महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, अपनी जान की हिफाजत करें। जान बच गई तो बाकी चीज़ें भी फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बन जाएंगी। और दूसरी जानिब जी, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान और जो आलमी बरादरी है वो भी मुतहरिक हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से $160 करोड़ इमदाद की अपील की है। चीन, टर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, बांग्लादेश, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों ने सैलाब ज़दगान की इमदाद और इमदादी सामान भेजने का भी ऐलान किया। बिल्कुल जी, और मुतअद्दिद ममालिक ऐसे हैं जहां से इमदादी सामान पहुंचना भी शुरू हो गया है। लेकिन हम इस वक्त ऑन फील्ड क्या सिचुएशन है, जो मुसलसल हमारी कोशिश है, हम अब तक आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान आपके साथ हैं इस वक्त। हमारे दो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, एक हमारे एंकर पर्सन इमरान सनाउल्लाह हैं जो कि राजनपुर में मौजूद हैं, और हमारी नुमाइंदा शाहिदा परवीन है जो कि नौशहरा में मौजूद हैं। इन दोनों शख्सियात से हम पूछ लेते हैं कि वो इसको क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हम इमरान से बात कर लेते हैं। इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ से, एंड वी नो के बड़ी टफ सिचुएशन भी वहाँ पे है। एक तो ये कि एग्जैक्टली आप इस वक्त किस लोकेशन पे हैं और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या है पानी के बहाव के हवाले से और लोगों के रेस्क्यू एंड रिलीफ के हवाले से, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इमरान? जी बहुत शुक्रिया आपका इमरान और अरमला। इस वक्त हम जो हैं वो राजनपुर के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं। जो कल तक हम रिपोर्ट कर रहे थे वो डीजी खान, तौंसा और इसके साथ साथ इर्द गिर्द के जो इलाके थे, दरिया सिंध से मुतासर होने वाले जो इलाके थे, उनकी रिपोर्टिंग हमने आप तक पहुंचाई थी। और अब जो है असल जो हमें पता चला है, हमारी टीमें जो कि पहले भी वहाँ पर मौजूद है वो बता रहे हैं कि इस वक्त राजनपुर में जितनी तबाही हुई है वो हमारी सोच से भी ज़्यादा है। अच्छा, अब जिन लोगों को नुकसान पहुंच चुका, जो लोग मर चुके, जो लोग जख्मी हो चुके, जिनके घर तबाह हो चुके, वो तो हो चुके। अब असल मरहले कुछ और भी हैं, असल इम्तिहान कुछ और भी है। अब जिन जगहों पर पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर वबाई अमराज फूट रहे हैं। अच्छा। मच्छर बहुत ज़्यादा यहाँ पर। इसके साथ साथ हमने देखा कि वो जो सांप है ना, सांप काटने के बड़े वाकयात हो रहे हैं जनाब यहाँ पर। अच्छा, अब जिन लोगों के घर टूट चुके हैं अब उनमें इतनी सख्त नहीं है वो घर बना सकें। राशन जो है, बाकी फैसिलिटीज जो हैं, जो बहुत ज़्यादा मुतासर इलाके हैं वहाँ तक तो पहुँची है, लेकिन जो अभी इस बॉर्डर पॉइंट पर मौजूद हैं हम राजनपुर के, तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही कोई नामो निशान नहीं है किसी किस्म की इमदाद का। अभी कल तक भी हमने देखा कि जिन जगहों पर पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर एक महीने से पानी खड़ा हुआ है। 25 जुलाई से जो सिलसिला शुरू हुआ था, यानी कि तकरीबन 30-32 दिन तक वो पानी अभी तक वहाँ खड़ा हुआ है। लोग वहाँ पर मैसूर होकर रह गए हैं। हमने खुद एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक जो ट्रैवल किया है, आप यकीन कीजिए हमने बोट के थ्रू ट्रैवल किया है। तो वो लोग जो कि वहाँ पर रहते हैं, उनका खुराक का बंदोबस्त कैसा होगा, ख़वातीन वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, उनको अगर जानवर हैं तो उनको चारा किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, किसी को कोई इमरजेंसी सूरत हाल है, मरीज को अस्पताल पहुँचाना है, तो मेरा ख्याल है कि वो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि हर जगह बोट्स अवेलेबल नहीं है। तो मुश्किलात इतनी हैं कि वो बयान नहीं की जा सकती। अच्छा इमरान, जिस तरह से आप खुद भी मेंशन कर रहे हैं कि लोग अब यहाँ पर ऑब्वियसली मफलूज तो होकर रह गई है उनकी ज़िंदगी, पानी ऑलरेडी खड़ा हुआ है, और अभी जो हम सिचुएशन देख रहे थे बहुत सारे इलाकों का, कल जिस तरह से आपने मैं बताया भी कि लोगों ने अपने मकानात, अपने घर बार नहीं छोड़े, वो उसी तरह से वहाँ पे मौजूद हैं और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या इस तरह की सिचुएशन अभी तक कायम है यहाँ पर कि लोगों को अंदाज़ा है कि अभी एक और अलर्ट है और वो फिर भी इन जगहों पर उसी तरह से मुकीम है? अच्छा जी, जो हमने कल आपको एक अपडेट दी थी कि दरियाए सिंध जो है इस वक्त काफी ज्यादा बिफर चुका है। कल तक तकरीबन 7 लाख क्यूसेक का रेला वहां से गुजरा था और आज की अपडेट है कि 7.5 लाख से ऊपर का रेला जो है वहां से गुजरेगा। कल भी हमने ये चीज रिपोर्ट की थी कि वो जो इर्द गिर्द की आबादी है, जो किनारे पे लोग बसे हुए हैं, जो झोंपड़ी है जिन लोगों की, वहां पर पानी ऑलरेडी दाखिल हो चुका है। अच्छा। और वो लोग जो हैं वो इसके बावजूद वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, वो लोग अगर वो जगह छोड़ते हैं तो फिर किस जगह रहेंगे? उनके लिए कोई मुतबादल इंतजाम नहीं है। कुछ थोड़ा जो सामान है उनका वो उन्होंने किसी बड़ी जगह पर शिफ्ट किया है।
बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, यकीन करें वो पानी में, गंदे पानी में वो उनको रहना पड़ रहा है। जो बुजुर्ग हैं उनके इतनी बीमारियां उनको फैली हुई हैं। नजर आ रहा है कि भूख हमें नजर आ रही है कि वो इतने दिनों से भूखे हैं। शाम को भी हम उनसे पूछते हैं तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो ना तो वो लोग वहां छोड़ने के लिए तैयार हैं और ना ही गवर्नमेंट उनको इस पोजीशन में है कि वापस आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि हमें कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ इमदादी काफिले लुट भी रहे हैं। मैं जरा इस हवाले से भी आपसे अपडेट लूंगा, लेकिन चूंकि हमारे साथ शाहिदा भी हैं और शाहिदा केपी के नौशहरा से हमारे साथ है, तो जरा उनसे हम तफसीलात वहां की ले लेते हैं। शाहिदा, एक तो ये कि नौशहरा किस हद तक मुतासर हुआ, अब तक जो तफसीलात है, चूंकि डेवलपमेंट्स हो रही थी, जाहिर बात है हम तो कैमरे की आंख से ही देख सकते हैं और नाजरीन को दिखा सकते हैं। आप चूंकि ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, आपके पास क्या फिगर्स हैं इस वक्त ताज़ा तरीन यहाँ के? देखिए, यहाँ पे मैं इस वक्त जो है डिग्री कॉलेज नौशहरा में हूँ और ये भी एक रिलीफ कैंप बनाया गया है। यहाँ पे अच्छी खासी तादाद है, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक फैसिलिटीज़ की यहाँ पे बात की जाए तो फैसिलिटी में बहुत कमी है। यहाँ पे जिस वक्त के हम आए हुए हैं, लोगों ने यहाँ पे हमारे गिर जमा हुए हैं और मुसलसल जो है कंप्लेन कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि ये यहाँ पे अगरचे के गवर्नमेंट ने 77 कैंप लगाए हुए हैं नौशहरा में, जहाँ पे 25,000 की आबादी इस वक्त जो मुतासरीन है वो उन्होंने बसेरा किया हुआ है। लेकिन कैंपों में जो सूरत हाल है वो बहुत बुरी है। मैं इमरान आपको बता दूँ, क्योंकि इसलिए कि कैंपों में बिजली का मसला चल रहा है, बिजली बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। फिर खाने पीने का जो सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। बाज़ को टेंट मिले हैं, बाज़ को नहीं मिले, बाज़ को जो है वो एक प्लास्टिक शीट में बैठे हुए हैं इकट्ठी फैमिलीज। चाय के नाम पे कुछ नहीं है, सफाई के नाम पे कुछ नहीं है, और यानी वो इतने हालात उनके बुरे हैं कि यहाँ पे जो भी आ रहे हैं वो इसी बात का रोना रो रहे हैं कि यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सही तरह हमारी। शाहिदा, आप ये बताइएगा, आप कह रही हैं कि यहाँ पे इंतजाम तो नहीं है, क्या आपकी मौजूदगी में या वैसे भी कोई हुकूमती मशीनरी यहाँ पे काम नहीं कर रही? कोई जिस तरह से ट्रक आ रहे हैं इमदाद के, रिलीफ के हवाले से, यहाँ पे इस तरह का कोई मैकेनिज्म या सिस्टम मौजूद नहीं है? देखिए, यहाँ पे अभी तक जो मुझे पता चला, जो डिग्री कॉलेज में यहाँ पे जो मुतासरीन ने मुझे बताया है कि जो ट्रक आए हैं खाने के आते हैं, वो आपको खाना इस तरह फेंकते हैं लिफाफों में कि वो कहते हैं कि कुछ ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते। आपको जैसे कि आपको उर्मिला आपको पता होगा कि केपी का एक मखसूस कल्चर है, यहाँ की खवातीन जो हैं वो एक मखसूस कल्चर के तहत बहुत आगे नहीं आती हैं, तो वो थोड़ा सा शर्म के बिल्कुल पीछे रहती हैं, वो आगे नहीं आ पाती, जिसकी वजह से बहुत सारी खवातीन इसमें जो है मुतासिर हो रही हैं, हर लिहाज से हो रही हैं, वो उनको चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं, तो वो बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रही हैं। खवातीन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रही हैं। शायदा, ये तो जी, ये तो नया पाकिस्तान है। यहाँ पे तो मैं फवाद चौधरी की ट्वीट पढ़ रहा था, वो तो बड़ी तारीफ कर रहे थे अपनी हुकूमत की इंतजामात को लेकर। आप कह रही हैं कि लोगों को नौशहरा जैसे शहर में, जो कि परवेज खटक साहब का शहर है, वहां पे लोगों को 25,000 मुतासरीन को एक कैंप की सूरत हाल आप बता रही हैं, बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। आप ये कह रही हैं? हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये वज़ीर आला साहब जो हैं, कल उन्होंने यहाँ पे दौरा किया है, नौशहरा का भी किया है, चारसदा का भी किया है। यहाँ पे वो लोगों से मिले भी हैं, उनको यकीन दहानी भी करवा दी है। मैं आपको ये भी बताऊं, उन्होंने सैलाब में मरने वालों का जो मुआवजा है वो 3 लाख से 8 लाख कर दिया है फी पर्सन। इसी तरह तबाहाल जो घर हैं उनका भी जो है 1 लाख से 4 लाख मुआवजा कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मरने वाले हैं वो तो मर चुके हैं, वो तो जा चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे मौजूद हैं वो तकलीफ में है। जो इलाके हैं जहाँ पे पानी आया है, जो तबाहाल है, वहाँ पे अभी तक पानी इतना ज्यादा, इतना कीचड़ है। ठीक है, वाटर पंप से इन्होंने कुछ जगहों पे लगाए, हर जगह पे वाटर पंप्स नहीं है। बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में लोग तो जा नहीं वापस रहे हैं। ठीक है शाहिदा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान, हाँ, सूरत हाल कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। इमरान सनाउल्लाह भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, जिस तरह से अभी शाहिदा ने भी मेंशन किया कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ कैंप्स में जो खाने पीने के ट्रक आते हैं, उसमें से लोगों के लिए हर एक को मिलना बड़ा मुश्किल एक सिचुएशन है। दूसरी जानिब कल हमने इस्लामाबाद में भी देखा कि एक कैंप में लूटमार हुई, डाकुओं ने जो सैलाब के हवाले से रिलीफ का सामान था वो जो ले लिया, और जो रजाकार थे उनकी मोटरसाइकिल्स वगैरह भी छीन कर ले गए। तो यहाँ पे और भी इस तरह की कंप्लेंट्स हैं कि जो ट्रक या जो रिलीफ के लिए सामान आता है उस पर इस तरह का कोई मामला हुआ? देखें जी, ट्रक या सामान जो है वो तब वहाँ पर पहुँचेगा जब वहाँ के रास्ते क्लियर होंगे। हम खुद बड़े दूर दराज इलाकों तक हमने सफ़र किया है और एक जगह तो जाके हम भी फंस गए थे, क्योंकि आगे से रोड जो है ना, हमारे सामने वो रोड जो है बिल्कुल तबाह हो गई, और हम भी अगर उस रोड को क्रॉस कर चुके होते तो मेरा ख्याल है कि अब हम यहाँ पर ना होते, हम कहीं वहीं पर घूमे होते अब तक। वहाँ पर सूरत हाल ये है कि गाड़ियाँ शायद कुछ जगहों पर नहीं जा सकती। ये जो ट्रक के इमदाद की आपने बात की ना, ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि ये वहाँ पहुँच रही हैं जहाँ पे मीडिया है, थोड़ा सा लोग थोड़े से बाशऊर हैं। जो दूर दराज के इलाके हैं उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा जी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट की भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी।
गवर्नमेंट जो है ना वो आपको इतने बड़े बड़े दावे करेगी कि हमने तो कमाल ही कर दिया। आप लोगों से सवाल कर लेता हूँ कि जी 6 लाख अगर लोग बेघर हुए हैं तो 6000 खैमों में वो 6 लाख लोग आ सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी वो फिगर्स हैं, ये वो फिगर है जो कि गवर्नमेंट खुद दे रही है, ठीक है। और इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक हो गया इमरान, हम आपसे ऑन एंड ऑफ अपडेट लेते रहेंगे। बी सेफ आप और हमारे तमाम देखने वाले, अब आप खैरियत से रहें। जो ऑब्वियसली आपके साथ टीम मौजूद है, हम यही दुआ करेंगे कि आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी हमें बताते तो रहें कि क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच इमरान सनाउल्लाह और शाहिदा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें करी थी नौशहरा से। हमारे एंकर पर्सन इमरान सनाउल्लाह राजनपुर से हमारे साथ मौजूद थे और शाहिदा परवीन हमारी जो कि नौशहरा के नुमाइंदा है वो हमें नौशहरा के हवाले से बता रही है। अब कुछ ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जिनको ख्वाब बड़े आते हैं, कहते हैं मेरे ख्वाब सच्चे होते हैं। इस दफ़ा इन्होंने ख्वाब नहीं देखा, इस दफ़ा इन्होंने हकीकत में सैलाब में वेनिस देख लिया। ये मंजूर वसाण साहब हैं, आप इनको जानते हैं, वज़ीर भी हैं, रहे हैं सिंध में, मुझे करंटली इनका पोर्टफोलियो नहीं मालूम। ये जनाब दौरा करने के लिए पहुंचे और इनकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये इस जगह को वेनिस से तशबीह दे रहे हैं, इटली के शहर से। जब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा पानी और उसमें कुछ दरख्त देखे और अपनी ब्लू बोट में बैठे जब लोग इनको छूने के लिए मुंतज़िर थे और ये अपना हाथ बचा रहे थे उनसे कि कहीं उसका कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म, कोई जरासीम इनके साथ ना लग जाए। ये वही लोग जो इनको इन कश्तियों में बिठाते हैं, वही लोग जो वोट देकर इनको वज़ीर बनाते हैं, वही लोग जो इनके नाज नखरे उठाते हैं, उन लोगों से फिर ये लोग हाथ नहीं मिलाते हैं और फिर लोगों की कस्मा पुरसी का मजाक सैरगाहों से तशबीह देकर सैलाबज़दा इलाकों को उठाते हैं। इनको कोई बताए कि इनके घर गिर गए हैं, इनको कोई बताए कि जिस पानी में आपकी कश्ती तैर रही है उसके नीचे इनके बच्चों की लाशें पड़ी हैं, जिस पे आपको। और ये वेनिस नहीं है जी, ये आपके ही मुल्क है जिसके हालात आप लोगों जैसे नुमाइंदों की वजह से ऐसे हुए हैं। ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह के हालात नहीं बने, ये आप लोग भी इसके उतने ही जिम्मेदार हैं। चलें जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। गुज़िश्ता रोज ग्रुप बी का एक मैच हुआ जिसमें अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैं तो पर्सनली खुश हुए से अफगानिस्तान की टीम आ गई है, अच्छी टीम है, सरप्राइज कर सकती है। बिल्कुल, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश का 128 रन का हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। नजीबुल्लाह ने 6 छक्कों की मदद से 17 गेंदों पर 43 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने मुकर्रर ओवर्स में 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए, जबकि मुसद्दिक हुसैन ने नाकाबिले शिकस्त 48 रन स्कोर किए। 7 विकेटों से कामयाबी हासिल करके अफगानिस्तान ने जी एशिया कप के सुपर 4 मरहले में जगह बना ली है। जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान डू एंड डाई जो वाली जो सिचुएशन है वो बन गई है और अफगानिस्तान की जो इवेंट में मुसलसल ये दूसरी फतह है। जबरदस्त बात है। और इससे कबल अफगानिस्तान ने इवेंट के पहले मैच में श्रीलंका को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। श्रीलंका को क्या हो गया भाई, अच्छी खासी टीम होती थी। आप ये सोचे अफगानिस्तान को क्या हो गया? अफगानिस्तान वैसे सरप्राइज कर सकता है, मैंने आपको बताया उनके पास 2-3 बड़े जबरदस्त मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। आज ग्रुप ए में भारत और हांगकांग की टीमें शाम 7 बजे आमने सामने होंगी। सो उसमें ऑब्वियसली रिजल्ट वी नो, इंडिया विल विन, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इस वक्त एशिया कप के अंदर। हांगकांग कैन नॉट। के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी का वक्त हुआ जाता है, लेकिन आज कॉफी इज काइंड ऑफ आउटडोर। और आज आपकी मुलाकात हम ना करवा रही है एडवेंचर शेफ और स्टेक स्पेशलिस्ट उमर योन से। और जिस जगह पे वो मौजूद हैं, लोग कहेंगे हेटर्स विल से इट्स नॉट पाकिस्तान, इट इज पाकिस्तान, इट्स इस्लामाबाद। लेट्स सी आज का देखते हैं ये सेगमेंट। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट रमना खालिद। और आज आप लोग ने मेरा बैकग्राउंड देख लिया, व्यू देख लिया। मैं कहीं नॉर्थ में हूँ लेकिन हूँ इस्लामाबाद में ही, और एक जगह एक्सप्लोर की और उसके बाद एक एडवेंचरस जगह पे आके एक एडवेंचरस कुक शेफ़ और कैसे ढूंढा, क्या हिस्ट्री है और इस माहौल में किस तरह की इंजॉयमेंट आज होने वाली है, मैं आज क्या खाने वाली हूँ, आप लोग क्या आज देखने वाले हैं, ये सब कुछ मैं ओपनिंग में बता दूंगी तो आप लोग आगे प्रोग्राम एंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज मेरे साथ उमर हैं और उमर यून हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यार आपने इसको बिज़नेस लिया, पैशनेट थे, हॉबी थी,
किस तरह से ये सारी इन्होंने स्ट्रगल की, किस तरह स्टार्ट किया। आइए उनके पास चलते नहीं है, सामने बैठे उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच उमर, सबसे पहले टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी लोकेशन में ना हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा उमर, ये बताएं एडवेंचरस कुकिंग यही था, यही लोकेशन, चीज़ें बेसिकली क्या है? एडवेंचरस कुकिंग असल में जब आपको नेचर से प्यार होता है ना, पहाड़ों से, नदियों से, नालों से, तो ये एक उन जगह पे जाके कुक करना उसकी फिर अलग ही फील होती है। अगर आप फूडी भी हो, नेचर लवर भी हो, तो वो एक चेरी ऑन द केक हो जाता है एडवेंचर। जिस तरह आप ये देखें, आप नदियाँ आ रही हैं यहाँ से, पीस तो ऐसी जगह पे आके कुकिंग करना तो फिर क्या ही बात है। क्या वाइब्स आती हैं आपको? जैसे आज आप मेरे ख्याल में स्टेक्स बनाने लगे, क्योंकि अगर आपको मैं इसको ऐसे सम अप करूं कि अगर पूरा महीना बंदा डिप्रेस्ड हो और उसका मूड अच्छा ना हो, तो महीने में एक दिन अगर वो निकाल के ऐसी जगह पे आके कुकिंग कर ले, तो मैं कहता हूँ अगला पूरा महीना वो खुश रहता है। मेरे लिए तो ये ऐसे है। किस तरह आपने स्टार्ट किया जब आपने कहा यार मैं तो एक शेफ बनने जा रहा हूँ या स्टेक्स मास्टर बनने जा रहा हूँ? तो आई डिडंट नो, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ कि मुझे नहीं पता था कि मैं शेफ़ मास्टर बनने जा रहा हूँ और इस तरह का कोई सीन होने वाला है। मैं G94 में रहता हूँ और मेरे घर के पास ही जिम थी, तो मैं जिम जाता होता था और वहाँ से वापसी पे ना रास्ते में एक बीफ शॉप आती थी, तो मैं वहाँ से बीफ ले आता होता था और घर ला के इसी तरह यही छोटी सी ग्रिल, ऐसे ही छोटा सा सेटअप, उसमें ग्रिल वगैरह शुरू कर दी, खाना शाना पकाना शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं था तब कि मैं क्या सीख रहा हूँ और ये क्या होने वाला है। फिर मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे, उनके साथ हम लोग अक्सर, आपको पता है जैसे मौसम अच्छा हुआ, थोड़े बादल चादल आए, चलो उमर चलते हैं, बारबेक्यू सीन करते हैं या इस तरह का कोई सीन करते हैं, तो निकल पड़े और जाके इसी तरह बारबेक्यू रखा, बारिश के अंदर छतरियाँ पकड़ के ग्रिल कर रहे हैं, उसकी अलग ही वाइब है। ऐसे स्टार्ट हुआ और मुझे कभी पता नहीं था कि मैं मतलब तब वो स्टार्ट लेना मेरे लिए उस टाइम कुछ भी मायने नहीं रखता था। उस टाइम सिर्फ चिल, फन और थ्रिल टाइप की चीज़ थी। अब आके वो मेरा प्रोफेशन बन जाएगा और मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। तो जैसे आपने मुझे कहा बीफ की शॉप से गुजरे, तो मैं बेसिकली मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली स्टेक्स बन रहे हैं, तो स्टेक्स का पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि उसकी पूरी हिस्ट्री जान के या उसको फॉलो करके। तो क्या आपने प्रॉपर उसकी लर्निंग की या बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया? यार मैं आपको एक बात बताऊँ, स्टेक पाकिस्तान में ना जो स्टेक्स नॉर्मली मिलते हैं वो असल में स्टेक्स नहीं होते। वो उसके ऊपर सॉसेस डाल के और वो सब कुछ इतनी ज़्यादा मैरिनेशन करके असल में बीफ के टेस्ट को वो दबा देते हैं और अपने सॉसेस के टेस्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो रॉ हो, जो रियल बीफ टेस्ट मैं चख सकूं। माशाल्लाह आप यू आर रनिंग अ कैफ़े राइट, लेकिन वॉक इन कैफ़ेज़ होते हैं यूजुअली बस जाएं जी, ऑर्डर किया और स्टेक मिल गए। हाँ। लेकिन आपका मेरे ख्याल में कुछ बुकिंग है, रिजर्व्ड है, पहले बताना पड़ेगा 2-4 दिन, तो वो बेसिकली क्या है, क्यों मतलब आपने ये इस तरह से? देखिए जो नॉर्मल स्टेक्स होते हैं ना वो आप स्टेक हाउस में कभी भी जाके इंजॉय कर सकते हैं ऑर्डर करके, लेकिन जो ओवाई स्टेक्स है, जो मेरा स्टेक हाउस है, उसके अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते। उसकी 2 रीज़न हैं। पहली रीज़न तो ये कि हम डेली फ्रेश बीफ प्रिक्योर करते हैं, हम डेली फ्रेश लेके आते हैं, तो डेली फ्रेश लाना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, और क्वालिटी बीफ लाना ये अलग बात है। तो डेली फ्रेश हमें इतनी क्वांटिटी में मिलता नहीं है कि हम उसको लेके रखें और फिर वॉक इन कस्टमर को एंटरटेन करते रहें, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता नहीं है ना, इसलिए। और दूसरी इसकी मेन रीज़न ये है, मैं कहता हूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। प्रेसिडेंट साहब भी आपके पास आए, तो क्या स्टोरी है, किस तरह से आपने उनको इनवाइट किया या उन्होंने आपके स्टेक्स कितने मशहूर हो चुके थे इस्लामाबाद में कि उन्होंने आपको कहा कि नहीं जी मैं तो? प्रेसिडेंट साहब की जो बात है वो ये कि प्रेसिडेंट साहब की, मुझे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट आना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉल आई थी अप्रैल में, इन लास्ट अप्रैल, कि हमारे VIPs आना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ओके VIPs, ये बुकिंग प्रोसीजर है, ये वेन्यू है। तो मैंने खुद नहीं उनको इनवाइट किया था, उन्होंने खुद मुझे बुक किया और बाकायदा बुकिंग करा के प्रेसिडेंट साहब आए। दैट्स रियली अ ग्रेट ऑनर। बीफ और चिकन का डिफरेंस, अदरवाइज व्हाई यू चूज़ बीफ, कैसे मैरिनेट करते हैं, क्या आपकी हिडन रेसिपी है जो कि थोड़ी बहुत तो आप ऑन एयर बताएंगे?
मैं आपको बताऊं, मैं जिस कैफ़े को मैं रन कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने कोई 12 फुट का ग्लास लगाया हुआ है। वो सिर्फ इसलिए कि मेरी कोई भी रेसिपी छुपी ना रहे। आई एम द पर्सन हु वांट्स टू शेयर नॉलेज। अगर कोई बंदा घर में भी स्टेक बनाना चाहता है तो मैं इवन कि उनको बुला के समझाता हूँ, मैरिनेशन बताता हूँ, टेम्परेचर्स के बारे में बताता हूँ और सब गाइड करता हूँ कि भाई आप घर में कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। यू ओनली नीड टू गेट सम गुड क्वालिटी बीफ एंड यू नीड टू लुक एट द टेम्परेचर्स। ये थोड़ी सी चीज़ें लर्न करने वाली हैं, बाकी तो इट्स एन ईजी थिंग। आपने बताया कि यू स्टार्टेड एज योर पैशन प्लस यू नो योर सोर्स ऑफ इनकम, राइट? तो नाउ इट इज़, यस, नाउ इट इज़। तो मतलब जब आपने घर बताया तो योर फैमिली सपोर्ट्स यू, क्योंकि यूजुअली हमारे कल्चर में ऐसे नहीं है ना, उनका यही है कि यार या तो फिर एक हाई लेवल पे यू नो आप क्वालिफिकेशन करने के बाद जॉब करो या फिर एक अच्छा रनिंग बिजनेस। तो यू स्टार्टेड बिल्कुल ज़ीरो से अपने ऑन पे, तो किस तरह से फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड्स की कोर्स मुश्किलात आती हैं। शुरू में मुझे सपोर्ट नहीं किया गया। आई यूज़ टू टीच कुरान ऑनलाइन जब मैंने स्टेक्स का काम नहीं शुरू किया था। यूके में मैं बच्चों को कुरान पढ़ाता था और उसी से मेरी अर्निंग होती थी, उसी से मेरा घर भी चलता था। मतलब मेरा घर क्या, मतलब मेरा और मेरी वाइफ का जो है वही तो लेकिन जब मैंने ये काम शुरू किया इसमें मैं आई एम रियली थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया कि भाई तुम कर सकते हो। उन्होंने मुझे सिर्फ कहा कि तुम कर सकते हो। मुझे खुद से नहीं था पता, ना आइडिया था, ना ही इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं खुद से कर पाऊँ। मुझे असल में पता है कुकिंग के साथ साथ लोगों को सर्व करने का, हॉस्पिटैलिटी का बहुत पैशन है कि मैं जो कि हमारे कल्चर में इसको डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है। यार अच्छा तुम अब अब तुम वही जिस तरह पहले मेरे दोस्त फोटोग्राफी करते थे तो उनको वो अक्सर कहते थे हाँ फोटो वाला बंदा है। जिस तरह मुझे शौक था एरोस्टेस बनने का तो मुझे कहा जाता था कि तुम अब वो बनोगी, लोगों को खाना दोगी जहाज में। तो आधा कोई भी जो चीज़ है उसके अंदर कभी भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से विद टाइम हमारे पेरेंट्स ये अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल से हमसे अगली वाली जनरेशन के लिए बड़ी ईज़ होगी, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि यार ये जो जंजीरें हैं ये तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। अगर इफ़ यू वांट आर्टिस्ट टू बी इन द फील्ड तो इसके लिए हम लोगों को यही जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स से निकल के भी सोचना पड़ेगा। अच्छा अब उमर सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, मैंने कहा आप ज़रा पॉइंट पे आऊँ क्योंकि मुझे लग रहा है करीब कहीं बन चुके हैं स्टेक्स और आप मुझे बताने वाले हैं। तो क्या किस तरह से आप ये बना रहे हैं, इसका थोड़ा प्रोसीजर बताएं। और अच्छा ये जो मैं बना रहा हूँ ये है बीफ टेंडरलॉइन स्टेक्स। टेंडरलॉइन स्टेक्स बीफ के अंदर जो टेंडरलॉइन कट है इसको बेसिकली कहते हैं जूल ऑफ द बीफ ना। ये पूरे बीफ के अंदर तकरीबन 1.5 किलो, 1.25 किलो, यानी इसको अंडरकट शायद कहते हैं। अंडरकट यस, इसको अदर नेम यू नो मुझे लगा था शायद आपको नहीं पता होगा। नहीं थोड़ा इतना तो पता ही है यार। सही है, चलो नाइस। ये उसके स्टेक्स हैं और इनको अभी आप मुझे बताएं कि किस टेम्परेचर पे पसंद करती हैं। अच्छा। मेरी रिकमेंडेशन है मीडियम या मीडियम रेयर। हाँ मीडियम रेयर इज़ बेटर। और मुझे ये आइडिया कि अंडरकट में शायद वो जितने भी बारबेक्यू वाले होते हैं वो यूजुअली ये पीस नहीं यूज़ करते और वो लगाते हैं क्या कहते हैं कचरी पाउडर कि उसको वो नहीं। तो इसके बारे में मुझे ये पता है कि ये नेचुरली यू नो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये वाहिद वो कट है जिसके अंदर आपको कोई भी कचरी पाउडर, पपीता या इस तरह की कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से ये कट बहुत टेंडर होता है, बहुत जूसी होता है, बहुत लजीज होता है। आपको पाकिस्तानी सॉल्ट बेबी कहा जाता है क्या? आपका क्या स्टाइल है? यू कॉपीड और योर स्टाइल और मतलब किस तरह आपको टाइटल है? मैं बताता हूँ आपको। असल में ना सॉल्ट बे, मैं खुद सॉल्ट बे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नुसरत जो कि कहने लगी थी कि इंस्पिरेशन हो ना तो वो झलक आती है। बिल्कुल। जो जहाँ तक बात है पाकिस्तानी सॉल्ट बे की तो वो असल में जो सॉल्ट बे है वो उसका रिलेशन नमक से ज़्यादा स्टेक से। दुनिया के अंदर फेमस तरीन स्टेक्स जो हैं वो सॉल्ट बे के स्टेक्स माने जाते हैं क्योंकि उसके बाद बीफ इंपोर्टेड है, बहुत अच्छे कट्स हैं। स्पेशली ही इज़ एन आर्टिस्ट, वो हर जो भी काम करता है वो हिट हो जाता है। उसकी वीडियो मैं कभी हिट होने के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, ना ही मुझे कोई फेम का शौक़ है, ना ही इसकी कभी तमन्ना रही है। मैं चाहता हूँ कि बस लोगों को अच्छा खिलाऊँ, अच्छा बीफ खिलाऊँ। तो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं सॉल्ट बे कह के और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी सॉल्ट बे है। तो मैं आई थिंक आई एम बेटर उमर यून। उमर अब ये फाइनल प्रेजेंटेशन? हाँ ये ग्रिलिंग के बाद नहीं फाइनल प्रेजेंटेशन नहीं है। फाइनल प्रेजेंटेशन इसके बाद है। पहले हमने ग्रिल किया था, ग्रिल करने के बाद हमने बीफ के स्टेक को रेस्ट दिया था। अब इसके रेस्टिंग टाइम कंप्लीट हो गया। नाउ वी गोना स्लाइस इट और उसके बाद फिर हम इसको बटर के अंदर सीयर करेंगे।
बहुत यम्मी यार। वो जो एक हर अम्मा नहीं कहती कि मेरे बच्चे बेटी या बेटे के हाथ में बहुत टेस्ट है, वैसे बेटे के हाथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपकी अम्मा ज़रूर कहती होंगी कि मेरे बेटे के हाथ में बहुत टेस्ट है, लेकिन मेरी अम्मा नहीं कहती मुझे। खैर एनीवेज बहुत यम्मी है। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए और मुझे स्टेक्स का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर करने के लिए, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं आइडिया था। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब मुझे जो इस टाइम वाइब आ रही है ना, वो बहुत अखीर है, जो कि नेचर है, पीस है और उमर के स्टेक्स हैं जो कि इतने आराम से नहीं मिलने वाले। ओवर स्टेक्स जाने के लिए पहले आपको जो है ना 2-3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी है उमर से कि जी हमने आना है और आपने स्टेक्स बनाने हैं। तो इतना आसान नहीं है ये सारी वाइब एंजॉय करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी। सैलाब के हवाले से हम बार बार बात कर रहे हैं, इसकी तबाहकारियाँ तो जारी हैं ही, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, माल मवेशी भी मुतासर हुए हैं और लाखों एकड़ पर ज़रूरी पैदावार और खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। सैलाब और बारिशों से जहां हम बात करें फसलें मुतासर हुई हैं, वहीं मुनाफिक और माफिया ने खुराकी कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ा दी हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया गिरा फरोशी कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। कराची में प्याज 200 से 250 और लाहौर में 300 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा जो कीमत बढ़ी है वो टमाटर की है, जो कि 500 से 600 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए तजारत नवीद कमर की ज़ेर सदारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में प्याज और टमाटर की जो दस्तयाबी है उसका जायज़ा लिया गया। ज़राए वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक इजलास में ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर दरामद करने की समरी तैयार कर ली गई है। समरी की मंजूरी के लिए फौरी तौर पर इक्तिसादी राबिता कमेटी को भिजवाने का फैसला किया गया है और ईरान और अफगानिस्तान के साथ खुसूसी तजारती इंतजामात के बाइस फॉरेन एक्सचेंज पर बहुत कम असर पड़ेगा। बिल्कुल। और अब से कुछ देर पहले ही ताज़ा तरीन एक ट्वीट मिफ्ता इस्माइल साहब ने की है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये कहा है कि भारत से तजारत पर इस वक्त गौर किया जा रहा है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के बहुत मसले हैं। तमाम जो हमारे हुकूमत के कोalition पार्टनर्स हैं, इनके साथ इस हवाले से मुशावरत की जाएगी और मुशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा, चूँकि उनके मुताबिक जितनी भी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो इस बात पर मुसिर हैं कि उन्हें भारत के रास्ते, जो ज़मीनी रास्ता है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर का, उसके ज़रिए तजारत करने की इजाज़त दी जाए, जिससे वो फूड आइटम्स को पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। सो इस पर हम गौर कर रहे हैं। ये ताज़ा तरीन अपडेट है जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मिफ्ता साहब ने इस पर ट्वीट किया है। दूसरी जानिब हम अगर देखें तो मकामी जो अशिया हैं इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और कीमतों में कमी के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि प्याज और टमाटर की जो दरामदी ड्यूटीज़ हैं इसको ख़त्म किया जाए। जब बड़ी मिकदार में आएंगे तो यहाँ पे जो लोकल मुनाफाखोर हैं, ये वही मुनाफाखोर हैं जो ऐसी किसी भी आफत की आमद के मौके पे कहते हैं जी अल्लाह दा अज़ाब आ गया, और वो अल्लाह दा अज़ाब ऐसे होता है कि वो फिर कीमतें बढ़ा देते हैं और उस अज़ाब को एंजॉय करते हैं। ये वही लोग हैं। इस वक्त हमारे साथ वहीद अहमद साहब मौजूद हैं, पैट्रन इन चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन। उनसे हम पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। वही थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस प्राइस हाइक की वजह तो हमें कुछ हद तक समझ आती है, लेकिन क्या वाकई क्वांटिटी इतनी कम और जिसे कहना चाहिए कि डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई इतनी कम है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या वाकई कुछ लोग शॉर्टेज क्रिएट करें मार्केट के अंदर जिससे प्राइस डिमांड बढ़े और प्राइस ऊपर जाए? आप इसको ज़रा बताइए हमें। देखेंगे, मैं बात क्लियर कर दूं कि शॉर्टेज कोई इसको ना स्टोर नहीं करता, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है। अगर स्टोर भी कर लेगा तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं करते। तो डिमांड इतनी है, इतनी डिमांड और सप्लाई बहुत कम है। मगर हमारी 2 मीटिंग हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ और नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ। उन मीटिंग के अंदर FBR भी थे और हमारे कमर्शियल अटैचीज ईरान, अफगानिस्तान और टर्की के थे। तो हमने हुकूमत को प्रपोजल दिया था कि आप फौरी तौर पे जो है जो बैन लिफ्ट करें और हमें इंपोर्ट करने दें। हमने कहा है कि जो सबसे पहले तो हम कहेंगे जो हमारे पड़ोसी मुल्क के जो बाय रोड आ जाए, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, तो और इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी आप खोलें कि हर जगह से आए। ठीक है, इतनी बड़ी क्वांटिटी हमें चाहिए। जो मैं आपको बताऊं, मंथली जो हमारी डिमांड है पाकिस्तान की वो 1,50,000 टन प्याज की है और जो 50,000 टन है टमाटो, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है सब्जियों के अंदर और यही रोज की डिमांड है हमारी। इस पर खसारा कितना है इस वक्त? 1,50,000 की डिमांड है तो सप्लाई कितनी है इस वक्त हमारे पास? कमी कितनी? देखिए, अगर आप मेरा ख्याल से 10% होगी सप्लाई। अच्छा। और वो भी आगे जाके 8-9 दिनों के बाद जो लोकल सप्लाई है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो हम डिपेंडेंट हो ही जाएंगे पूरा जो है अपना इंपोर्ट के ऊपर। तो बात ये कि हमने हुकूमत को कहा है कि इंडिया भी खोलें
ऑलरेडी आपने इंट्रोडक्शन में बताया, मिफ्ता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि फूड सिक्योरिटी का मसला बनेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया एक गरीब मुल्क है और उसकी जो बम्पर क्रॉप है, जो हमने वहाँ से डाटा लिया है कि उनके पास सरप्लस भी है, उनकी हुकूमत के पास 4 लाख टन पड़ा हुआ, और जो वहाँ का जो एक्सपोर्टर है उसके पास भी 6 लाख टन जो है मौजूद है प्याज, तो काफ़ी सरप्लस है। इसी तरीके से टमाटर जो बिक रहा है इंडिया में, जो वहाँ से होलसेल जो हो रहा है वो 15 रुपए इंडियन टमाटर बिक रहा है। तो वो, और देखें इतनी बड़ी डिमांड है, आप 2 मुल्कों से नहीं मंगा सकते, इसलिए कि अगर हम ईरान से वॉल्यूम ज़्यादा मंगाएंगे तो मुझे तो ये कि कल को कहीं ईरान हुकूमत बैन ना कर दे एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि हर एक फूड सिक्योरिटी के ऊपर देख रहे चीज़ें डिमांड है, और हमारे रीजन के अंदर वैसे ही जो है प्याज की ऑलरेडी शॉर्टेज हुई है पूरे दुनिया भर में, और मसला सिर्फ हमारा नहीं है, पूरे दुनिया का आज फूड सिक्योरिटी मसला बन चुका है। तो बात ये कि सैलाब आ गया है इस टाइम पे, मगर बात मेरा ये कहना है कि हम सीखेंगे कब, हम कब अपने आप की साहब, आपने खुद भी अभी मेंशन किया कि अभी जो सिचुएशन है, ऑब्वियसली सैलाब ने रही सही कसर जो है वो पूरी कर दी है। ऑलरेडी हम थोड़े चैलेंजेस का शिकार तो रहते ही हैं। अब खुदा न खास्ता आगे हम देखते हैं जिस हिसाब से सैलाब ने तबाही मचाई है और हमारी बहुत सारी जो ज़रई रकबा है वो भी मुतासर हुआ है। अब इन द नियर फ्यूचर खुदा न खास्ता कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट करें, कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं जिनकी शॉर्टेज के हवाले से हमें कंसर्न होना चाहिए? देखिए, आने वाले 2 चीज़ें हमारे पास, अगर हमारी फेडरल और प्रोविंस हुकूमत फौरी तौर पे किसान को सब्सिडी दे के जो है बीज प्रोवाइड कर दे, खाद प्रोवाइड कर दे, उसकी अवेलेबिलिटी तो कर दें कम से कम, इसलिए कि पानी जो है जैसे ही निकलेगा तो लोग अपनी फसलें लगाना शुरू करेंगे। सब्जी में ये फ़ायदा है कि जो फसल लगाई जाती है, कोई फसल 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में फसल आ जाती है, तो हम इसको अपने 3-4 महीने के अंदर जो है ना इन चीज़ों को पूरा कर सकेंगे, मगर 3 महीने हमारे लिए शॉर्टेज है। बाद एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और अगर हमने ये मिल के और सियासत को साइड पे रख के अगर हमने ये मिल के काम नहीं किया, तो मैं तो समझता हूँ बुरहान फूड सिक्योरिटी का आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो वही अगर इस इंपोर्ट को अलाउ कर दिया जाता है, लेट्स सपोज अगर हुकूमत ये फैसला करती है, अलाउ हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है, आना शुरू हो गया है। भारत की बात कर रहे हैं आप? नहीं, भारत का नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। अगर भारत से अलाउ हो जाता है इंपोर्ट्स, खासतौर पे हम प्याज टमाटर की जो आलू की जो हम बात कर रहे हैं, तो कितना मकामी कीमतों पे कितना फर्क पड़ेगा? देखें, आलू तो ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक में है, कोई इशू नहीं है। हम बात कर रहे हैं अनियंस और टमाटर। देखिए हमारी जो है ना, ये मैं जो मंडियां जो बिहेव करती है पाकिस्तान की, वो डिमांड सप्लाई के ऊपर करती है। अगर मेरी 100 गाड़ियां डिमांड अगर 100 आ जाती है तो स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। अगर वो 20-30 गाड़ियां आएंगी, जाहिर बात है वो ऊपर जाएगी। अगर 100 से ऊपर जाती है तो और नीचे रेट जाएंगे। मगर मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी डिमांड कोई मुल्क एकदम से खोल देगा जो आपको सप्लाई मिल जाएगी, मगर एटलीस्ट कुछ तो कुछ आना शुरू हो। इंडिया बड़ा जरूरी है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी तो है ना कि आपके जेरे असर जो तंजीमें हैं या आपकी जो बॉडीज हैं, अगर आप प्याज 100 रुपए का किलो बेच रहे हैं या 300 का किलो बेच रहे हैं, अगर आपके पास पड़ा हुआ 100 टन है तो वो 100 टन की आबादी के मुताबिक ही पूरा होगा। तो प्राइस कंट्रोल तो कुछ आप लोग की जिम्मेदारी भी बनती है ना। अगर कम है और इस वक्त की जरूरत है, उसका ये मतलब ये है कि क्योंकि आपको पता है कि 9 दिन का सामान है तो मुनाफा इतना बढ़ा दिया जाए कि जितना कमा सकते हैं कमा लें। कुछ ना कुछ तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इस पे, आई मीन तंजीमों की। देखिए, बिल्कुल जो मंडियों के अंदर बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और कर भी रहे हैं, मगर बात ये कि यहाँ जिम्मेदारी जो मंडी की हद तक नहीं होता। मंडी में तो 100 रुपए की चीज बिक्री होती है, फिर जाके रिटेल में 200-250 को उसको कौन कंट्रोल करेगा? वो तो 200 से लेके 150% प्रॉफिट कर रहे होते हैं, वो कौन देखेगा? अगर हम उधर कम करते हैं तो वो पीछे कहते हैं जी पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, सैलाब आ गया, वो डूब गया सब कुछ, तो इसलिए महंगा है। तो वो हमारे हाथ में तो नहीं है। ठीक है, ये तो रमजान के अंदर भी यही हम लोग बात करते हैं, हम यही करते हैं, इसलिए हमारा सर कभी सीधा नहीं होता है और फिर हमें जाना पड़ता है वापस जहाँ से हम बड़ी अना के साथ वापस। ठीक है, वही थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आगाह किया, अपना मौके भी हमारे सामने रखा। वहीद साहब हैं जी, पेट्रोन चीफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एसोसिएशन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो काम करती है। आपने सुना, देखते हैं गवर्नमेंट क्या फैसला करती है। इस वक्त पाकिस्तान में बहरहाल फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं और सैलाब ने इन मसाइल का, इनका ये जो खतरा है ये बढ़ा दिया। ब्रेक लेंगे। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी। अब बारी हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें आज बात हो रही है कि इंसान दोबारा चांद पर जाने के लिए कोशाएं 1972 के बाद इतना टाइम क्यों लगा और अब की बार चांद पर जाने के लिए बुनियादी मकासद क्या है। इस हवाले से मजीद वकार अहमद मलिक बता रहे हैं सेगमेंट साइंस एंड टेक में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और स्पेस साइंस के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। आपको मालूम है कि जेम्स वेब जो है वो अपना काम कर रही है और क्या खूबसूरत काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ चांद पर जो दोबारा जाने का अज़्म है, चांद पर जो दोबारा जाने का इरादा है वो बहुत नज़दीक आ गया है। चांद पे इंसान दोबारा जा रहा है और इसके साथ जो बहुत ही अहम खबर है वो ये है कि चांद पे पहली दफ़ा कोई औरत जो है वो उतरेगी। और ये भी एक बड़ी बात है। इसके अलावा जो एक और फ़र्द हैं जो कि उतरेंगे वो कलर्ड होंगे, यानी कि रेसिज्म के हवाले से या वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ये बहुत ही ताकतवर सिंबॉलिक एक उसको सिंबॉलिकली ले लें। चांद पर इंसान आखिरी दफ़ा जो है वो 1972 में गया और 1972 के बाद आज तक आप इंसान जो है वो चांद पे नहीं उतरा, चांद की सरफेस पे नहीं उतरा। इसके हवाले से बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल पैदा होते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं, साजिशी नज़रियात जो हैं, उनको बड़ा इस चीज़ ने जन्म लिया कि अगर इतना ही था कि 1972 में इंसान गया तो आज तक क्यों नहीं गया। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अपोलो 11 जो था उसकी जो कास्ट थी वो $25 बिलियन थी, जो उस वक्त बहुत बड़ी कास्ट थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि पहली तरजीह ही स्पेस साइंस थी, उसकी वजह से जो अमेरिकन GDP का 4% जो था वो नासा का बजट था, जो कि अब 0.25% है, बहुत ही कम है। दूसरा एक अहम वजह ये भी है कि मून पे दोबारा जाने की कोई साइंसी बहुत बड़ी वजह सामने नहीं, यानी कोई बहुत बड़ी दरियाफ्त करने के लिए या कोई बहुत बड़ा रीज़न जो है वो हमारे पास नहीं था कि अब इतनी बड़ी कास्ट जो है वो लगा के चांद पे दोबारा क्यों जाया जाए। इस तरह की बहुत सारी वजूहात है। खैर, इस वक्त जो चांद पे जाया जा रहा है उसकी ऑफ कोर्स बहुत सारी रीजंस हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। आर्टेमिस जो है ये एक प्रोग्राम है जो कि आर्टेमिस ने 29 अगस्त को लिफ्ट ऑफ करना था। आर्टेमिस 1 ने वो नहीं कर सका और आर्टेमिस 1 जो है अब 2-3 दिन की डिले के बाद वहाँ से लिफ्ट ऑफ करेगा। आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3, यानी ये बेसिकली ये 3 प्रोग्राम्स हैं। और जो पहला प्रोग्राम है वो अनक्रूड है, इसमें कोई बंदा नहीं है, ये सिर्फ इसने आर्टेमिस 1 में जाना है। और उसके बाद आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 जो हैं ये इसमें ये क्रूड है। दूसरा और तीसरा प्रोग्राम है और पहला ये बेसिकली चांद जो है ये एक डेस्टिनेशन है, बुनियादी तौर पे ये मार्स तक के लिए है। और इसमें जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो गेटवे का कॉन्सेप्ट है कि हम चांद के ऊपर चांद को ऑर्बिट करता हुआ एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाएं जो कि परमानेंट हो, जो कि लाइफ साइंसेज में हमारी मदद करे, जो कि अर्थ साइंसेज में हमारी मदद करे, जो कि फंडामेंटल फिजिक्स में हमारी मदद करे, जो कि एस्ट्रोफिजिक्स में हमारी मदद करे। तो वो एक तो वहाँ पे परमानेंट हो। दूसरा ये है कि जब भी जाएंगे आर्टेमिस जब भी जाएगा तो वो उसको डॉक कर सके और वहाँ पे मज़ीद रिसर्च के लिए या मज़ीद जो भी मतलब एक प्रॉपर स्पेस स्टेशन जो है वो वहाँ होना ज़रूरी है। ये स्पेस स्टेशन जो है वो 10 साल तक के लिए गर्दिश करता, 10 साल से ज़्यादा अरसे के लिए गर्दिश करता रहेगा मून के ऑर्बिट में और फैसिलिटेट करता रहेगा। गेटवे को आप कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज़ आउटपोस्ट ऑर्बिटिंग है। गेटवे जो है इसको बनाने में इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उसको बनाने में सिर्फ नासा का हाथ नहीं है, बहुत सारी अक़वाम इसमें शामिल हैं। इसमें जापान का जो स्पेस एजेंसी है वो शामिल है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी शामिल है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है, इसके अलावा स्पेस एक्स इसमें शामिल है, नासा ऑफ कोर्स इसमें शामिल है। यानी बहुत सारी जो हैं अक़वाम जो हैं उसमें इसका हिस्सा है। डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट जगहों में बने हैं। और उसके बाद ये जो गेटवे का कॉन्सेप्ट है ये बहुत कमाल है, जो कि आर्टेमिस इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये जो स्पेस स्टेशन है ये जो गर्दिश करेगा चांद के गिर्द, इसमें 4 क्रू मेंबर्स की गुंजाइश है। इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा चांद के साथ, चांद के गिर्द इसने ऑर्बिट करना है, तो चांद और इस स्पेस स्टेशन यानी गेटवे का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर है और मैक्सिमम जो है ये 70,000 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आपके ज़हन में एक शक्ल बन गई होगी कि इसका जो ऑर्बिट है वो इस तरह का होगा कि मैक्सिमम 70,000 किलोमीटर और मिनिमम जो है वो 1500 किलोमीटर। अब हम चांद पे क्यों जा रहे हैं, इस पे 3 बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो वहाँ पे बाकायदा कम्युनिटी या कॉलोनी बनाना, उसके हवाले से वो तमाम चीज़ें जो हैं रिसर्च से ले के वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन तक तमाम चीज़ें उनको देखना। डिस्कवरी जो है इसका मेन पार्ट है। इसके अलावा इंस्पिरेशनल फॉर न्यू जनरेशन है, नई नस्ल के लिए। और तीसरा जो है वो डेफिनेटली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को देखना। तो ये 3 चीज़ें जो है वो मून से रिलेटेड हैं। बट ये आर्टेमिस का जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा है, ये बुनियादी तौर पर मार्स तक रसाई के लिए है। और आपको बेसिकली क्योंकि मून जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा स्टेशन, एक ऐसी जगह कायम करना जहाँ पे ना सिर्फ तहकीक में ये मुआवन साबित हो, बल्कि आने वाले वक्तों में एक स्पेस स्टेशन जो कि गेटवे नाम का है वहाँ पे
और उसके बाद मून पे भी अगर इस तरह का कोई स्टेशन कैंप कर दिया जाए तो इससे आगे का जो सफ़र है वो करने के लिए इसकी मुआवनत जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाएगी। आर्टेमिस 1 जो अभी जा रहा है ये अभी जिस तरह स्केड्यूल्ड है, इसकी लिफ्ट ऑफ जो है वो पोस्टपोन हुई और अभी 2 सितंबर को है। तो 2 सितंबर को जब अब ये लिफ्ट ऑफ करेगा तो इसमें क्रू नहीं है कोई भी, ये पहला मिशन है और इसका जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं वो 42 डेज हैं। 42 डेज जो है इसका टोटल दौरानिया है मिशन का। इसके अलावा ये है कि ये तकरीबन 21 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करेगा और 21 लाख किलोमीटर से मेरी मुराद ये है कि उस पूरी ट्रेजेक्ट्री को जब फॉलो करेंगे तो वो 21 लाख किलोमीटर है। अदरवाइज तो ऑफकोर्स आपको पता है कि मून का डिस्टेंस जो है वो कम है, लेकिन ये इसका टोटल जो दौरानिया, टोटल जो सफ़र है वो 21 लाख किलोमीटर है। जबकि इसमें जो सबसे अमेजिंग, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज़बरदस्त किस्म की बात है वो ये है आर्टेमिस 1 की कि ये मून तक नहीं जा रहा बल्कि बियॉन्ड द मून जा रहा है, यानी चांद से ये आगे तक जाएगा। ये पहली दफ़ा होगा और ये चांद से आगे कहाँ तक जाएगा? ये 64,000 किलोमीटर आगे तक जाएगा। सो आर्टेमिस जो है ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, इस पर $93 बिलियन का जो खर्चा आया है, इसकी अब तक जो कास्ट है, ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी जो ओवरऑल जो स्पेस क्राफ्ट है इस पर बहुत सारी बात हो सकती है। इसके जो रॉकेट, सॉलिड रॉकेट बूस्टर है उन पर बहुत सारी बात हो सकती है। बहुत ही कमाल और ख़ूबसूरती से ये डिज़ाइंड है। इस पर हम बात करते रहेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर हम जाते जाते स्पेस क्राफ्ट पर बात करें, इसका जो स्पेस क्राफ्ट है ओरियन वो बहुत ही खूबसूरत है, कमाल चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे मुतल्लिका बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाली हैं, वो आप जाकर उनकी वेबसाइट पे पढ़ लीजिएगा। स्पेस क्राफ्ट जो ओरियन है, ओरियन जो है ये बेसिकली इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि इमरजेंसी अबाउट जो कैपेबिलिटी है वो इसमें रखी गई है। और इस पूरे मिशन में ये वाली चीज़ जो है जो सेफ्टी को और सिक्योरिटी को और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की भी एक कोशिश है ताकि रिस्क फ्री मिशंस जो हैं वो किए जा सके। और यहाँ का जो क्रू मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल में तकरीबन 4 अफराद की बैठने की गुंजाइश है। ये 4 क्रू मेंबर्स का ये मॉड्यूल है, ये जो जिसको क्रू मॉड्यूल कहते हैं। इसकी जो सराउंडिंग में आप हीट शील्ड देख रहे हैं, ये हीट शील्ड जो है ये 5000 फ़ारेनहाइट को सपोर्ट करती है। सो ये इसका भी एक टेस्ट है क्योंकि इसने जब वापस आना है तो री एंट्री पे इसका ये टेस्ट भी होना है। जिस गेटवे की मैं बात कर रहा हूँ जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है वो 2024 में वर्कआउट करेगा, यानी वहाँ पे जाके स्पेस एक्स की मदद से उसको पहुँचाया जाएगा। इसके साथ ये जो आपको सर्विस मॉड्यूल नज़र आ रहा है, सर्विस मॉड्यूल जो है ये इसमें 8 इंजन है और इसके अलावा जो है इसके जो सोलर विंग्स हैं, 4 सोलर विंग्स हैं और एक सोलर विंग जो है वो 11 किलोवाट की पावर जनरेट करता है। सो ये सर्विस मॉड्यूल है। सो ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको नासा की वेबसाइट पर जो ये पेज है आर्टेमिस का, इस पे मिल जाएंगी। बहुत सारी बुक्स हैं, PDF फॉर्म में हैं, इसके अलावा पम्फलेट्स हैं, बच्चों के लिए बहुत सारा मवाद है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको नासा की वेबसाइट पर बहुत डिटेल्स में मिल जाएंगी। आखिर में बात करते हैं, ये जो लोगो है आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत कमाल है। इसकी तशरीह थोड़ी सी करता जाऊँ, ये बहुत ही कमाल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको जो ए की जो टिप नज़र आ रही है, टिप ऑफ द ए, वो आपने देखा है कि ये टिप ऑफ द ए जो है ये मून से थोड़ा सा आगे है। ये जो थोड़ा सा आगे है ये वो 64,000 किलोमीटर हैं जो हमने मून से थोड़ा सा आगे जाना है। सो ये टिप जो है इसको मून से थोड़ा सा आगे रखा गया। दूसरा मून इटसेल्फ है, वो ऑफ कोर्स एक डेस्टिनेशन है मून। आने वाले वक्तों के लिए इसका बहुत अहम किरदार है स्पेस की जो बियॉन्ड द मून जो डिस्कवरीज हैं उसके लिए। फिर ये जो नीचे जो है ये ब्लू अर्थ है, ये आप यूँ समझिए कि ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। ये जो रेड है, ये रेड लाइन आपको जो नज़र आ रही है ये बेसिक ट्रैजेक्टरी है और ये अपोजिट है ऑफ कोर्स वो जो अपोलो की जो ट्रैजेक्टरी थी उससे अपोजिट है। ये जो ट्रैजेक्टरी है इसका कलर जो है वो रेड है और रेड की वजह जो है वो बेसिकली ये इस आज़म को ज़ाहिर करता है कि ये वो रास्ता है जो कि मरीख की तरफ जाएगा, यानी इस रास्ते से हम मार्स तक अप्रोच करेंगे। सो इस वजह से इसका जो कलर है वो रेड है। ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत डिटेल्स, बहुत खूबसूरती के साथ आपको नासा की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएंगी। नासा की वेबसाइट पे बच्चों का भी बहुत सारा मटेरियल है। बच्चों को वो मटेरियल जो है वो ज़रूर दिखाइएगा ताकि स्पेस साइंस के हवाले से उनके अंदर जो है एक मोहब्बत भी पैदा हो, एक लगन भी पैदा हो और तजस्सुस भी पैदा हो। देखते रहिए साइंस एंड टेक। अब बात करते हैं बचपन में पढ़ाई गई कहानियों की परी की, जिसका दिल उसके चेहरे से भी ज़्यादा साफ, शफाफ और इंसानियत से मामूर होता है। बरतानिया की शहज़ादी लेडी डायना एक ऐसी ही अफसानवी शहज़ादी का अमली नमूना थी। इन्हें दुनिया दिलों की मलिका कहती थी। आज इस सहरंगेज़ शख्सियत की मालिका लेडी डायना की 25वीं बरसी मनाई जा रही है। सिर्फ बेहद हसीन होने
या अपनी दौलत व इमारत या वली अहद बरतानिया शहजादा चार्ल्स से ब्याहे जाने की बिना पर नहीं, बल्कि दुखी इंसानियत के लिए उनकी खिदमात पर दुनिया उनकी मोतरफ है। और डायना ने अपनी मौत से पहले तक जिज़ाम के मरीजों के लिए भी काम किया, दुनिया को बताया कि वो बीमारियां हैं जो छूने से नहीं फैलती। 1995 और 97 में इमरान खान उनकी साबका एहलिया जमाइमा की दावत पर पाकिस्तान भी आई। शौकत खानम के लिए जो हॉस्पिटल है उसके लिए भी फंड रेजिंग की और 1997 31 अगस्त को एक कार हादसे में दुनिया से चली गई। इससे साबित होता है कि आप चले भी जाएं, आपके अच्छे काम याद रहते हैं। डायना आज भी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगी। इसी नोट के ऊपर इजाज़त लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।